नमस्कार दोस्तों, द हॉफराज इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बंगाल पीजीटी 2025 में इकोनॉमिक्स में हुए एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिसमें मैंने दो सीरीज बचा दिया है। तीसरा सीरीज में लेके आया हूं, पार्ट 3 इसका है, जिसमें से जो शेष क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्यूशन करके बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना लेट करते हुए। इससे पहले मैं एक बार और बता दूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। ठीक है, सुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए वीडियो को अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिए क्या मैं जो आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्वेश्चन भी बहुत है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कम में ज़्यादा देने की। CRR और SLR, ठीक है, का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, टू कंट्रोल लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब कहने का यही मतलब है कि CRR और SLR का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था में जो मनी का तरलता होता है उसको क्या करना, नियंत्रित करना। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है, फॉर टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व विल बी। देखिए, अगर दो रहेगा, क्या दो अगर वस्तु रहेगा परफेक्टली सब्सटीट्यूट मतलब पूर्ण प्रतिस्थापक, तो जो इंडिफरेंस कर्व का लाइन बनेगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर कह रहा है कि इन रोस्टो मॉडल ऑफ ग्रोथ टेक ऑफ मीन्स। मतलब कह रहा है कि जो रोस्टो का विकास का मॉडल था, जिसमें उन्होंने बताया था परंपरागत अवस्था, क्या बोलते हैं, टेक ऑफ, प्री टेक ऑफ, ठीक है, और मैच्योरिटी और हाई मास ऑफ कंजम्पशन, उसमें से बताया, उसमें पूछ रहा है कि कौन सी जो अवस्था थी, जो टेक ऑफ अवस्था जो थी, उसमें उसका अर्थ क्या था, उसका मीनिंग क्या था टेक ऑफ अवस्था का। तो टेक ऑफ अवस्था का जो मीनिंग था वो था बिगिनिंग ऑफ सस्टेन ग्रोथ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि शुरुआत करना है किसका, एक सस्टेन ग्रोथ का, सतत विकास का, जो हमेशा कायम रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर कह रहा है, इन परफेक्ट कंपटीशन द कंडीशन फॉर क्या लिखा है, अटेनिंग नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी शर्तें होती है जो नॉर्मल प्रॉफिट की होती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा AC। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का लाइन कैसे बनेगा? देखिए, परफेक्ट कंपटीशन है, ये AR है, MR है, और ठीक है, और यहाँ से ये जो होगा नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना। एक सेकेंड रुक जाइए, ये जो लाइन है यहाँ से गया है। ठीक है, जरूर मिटाना पड़ेगा इसमें। देखिए, मैं फिर से बनाता हूँ, ये है और ये है। ठीक है, अब देखिए, मेरा ये है। ठीक है, ये है AC। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन जो खींचे थे हम, ये इस पे सट के है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पे सटा हुआ है। ठीक है, तो ये है AR बराबर MR। ठीक है, बराबर P, यहाँ से P है, यहाँ से A जो गया MC। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ हुआ तो AR और AC बराबर है। यहाँ देखिए, AR लाइन है, P है, AC है, सब है। यहाँ पे ये नॉर्मल प्रॉफिट को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो AR बराबर AC जो होगा वो होगा उसका राइट आंसर। ठीक है, ये ठीक। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूजेज रिस्पेक्टिवली मोर। मतलब कहने का यही मतलब है कि जो पूंजी प्रधान तकनीक होता है उसमें किसका
मतलब उपयोग ज़्यादा होता है, तो पूंजी प्रधान होगा तो कैपिटल का ज़्यादा यूज होगा। पूंजी प्रधान बोलने से ही पता चल रहा है कि पूंजी का ज़्यादा यूज होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर आइसो कॉस्ट लाइन सी डब्ल्यू आर के तो स्लोप ऑफ विल बी, तो इसका स्लोप क्या होता है? आइसो कॉस्ट का स्लोप जो होता है आइसो कॉस्ट का वो होता है एम पी एल एम पी के। तो कहने का मतलब है एम पी एल बाई एम पी के होता है, तो ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये आंसर राइट लेके चलते हैं। एम पी एल को मिलता है डब्ल्यू मतलब वेज, और एम पी के कैपिटल को मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति के पिता कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग माना जाता है। भारत के संदर्भ में पूछता तो एम एस स्वामीनाथन, और अगर पूछता कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो विलियम गॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल सर्कल ऑफ पॉवर्टी, द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कहने का यही मतलब है कि जो गरीबी का दुष्चक्र था उसको किसने बताया? तो इसको रैगनर नॉक्स ने बताया। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलिए, 39 नंबर क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ट्रांसफर अर्निंग, मतलब स्थानांतरण आय का कौन सा मतलब पार्ट, कौन सा इसमें से पार्ट है जो स्थानांतरण आय को बता रहा है? ठीक है, तो पेंशन जो होता है वो स्थानांतरित आय का पार्ट होता है। ठीक है, जिससे किसी तरह का कोई चीज़ जनरेट नहीं हो रहा, वही तो स्थानांतरण आय होता है। ठीक है, पेंशन देने से जनरेट नहीं ना होगा। अगला है कि हाई एल्डिंग ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स जो था वो फर्स्टली कहाँ यूज हुआ था? मतलब जो हरित क्रांति में यूज किया गया था तो, क्या बोलते हैं बीज का, HIV बीज का, उसका सबसे पहले तो मैक्सिको होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिक इंटरप्राइजेज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सरकारी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में सेल आता है, भेल आता है, इंडियन रेल आता है, टाटा AIG नहीं आता है, तो सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 41 हो गया, 42 नंबर पे। 42 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड फॉर लेविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो लेविस मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा है? ठीक है, जो लेविस ने मॉडल दिया उसमें वो चीज़ नहीं कहा है। ठीक है, तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर ये भी सही है, एक्जिस्टेंस ऑफ डुअल इकोनॉमी ये भी सही है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज यूज फ्रॉम प्राइवेट कंजम्पशन ये भी सही है, सब्सिस्टेंस वेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज इक्वल टू, देखिए जो कहने का मतलब है कि लेविस मॉडल में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में अर्थव्यवस्था को, सेक्टर को दो पार्ट में बांटा गया था। एक था क्या बोलते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर में था, एक था जो दूसरा था वो सेकेंडरी सेक्टर में था। मतलब पहला था कृषि क्षेत्र में लगा हुआ लोग और दूसरा था औद्योगिक क्षेत्र में लगा हुआ लोग। तो उनका कहना था कि औद्योगिक क्षेत्र से हम जितना भी श्रमिक है उसको हटा लेंगे तो किसी प्रकार के उत्पादन में कोई भी प्रॉब्लम या कमी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब अदृश्य बेरोजगारी है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पर लगे होते, तो उसमें जितना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसको हटा लें और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिस्टेंस जो कहने का सब्सिस्टेंस वेज मिलता था, कहने का मतलब है कि वहाँ के लोगों को, कहाँ के लोगों को, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे, ठीक है, उनको सब्सिस्टेंस वेज मतलब जितना उन लोग को जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरत था उतना ही दिया जाता था, लेकिन जितना वो काम करते थे वो MPL के बराबर क्या था, मिलता नहीं था। ठीक है, MPL के बराबर नहीं मिलता था, तो सब्सिस्टेंस वेज एग्रीकल्चर सेक्टर इज इक्वल टू MPL, जी नहीं, इक्वल टू MPL के बराबर नहीं होता था। ठीक है, तो ये राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है, ये है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा मतलब अंडर डेवलप्ड अर्थव्यवस्था का एक फीचर है या विशेषता है। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, राइजिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोथ इंडस्ट्रीज, हाई रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, ये तीनों लगने देखने से ही या पढ़ने से ही डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये अंडर डेवलप्ड का नहीं, डेवलप्ड का एक तरह से है ये तीनों। तो अंडर डेवलप्ड का पूछा था, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच विच वन इज ट्रू फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है किसके लिए, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के लिए। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के लिए क्या सत्य है, तो एक प्रेजेंस ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट, प्रेजेंस ऑफ ट्रू पूछा है, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, निकट प्रतिस्थापक वस्तुएं। बाकी रहने दीजिए, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंडियाज लैंड रिफॉर्म पॉलिसी। मतलब इंडिया के भूमि सुधार में निम्नलिखित में से कौन एक भाग था इंडिया के भूमि सुधार में। तो टेनेंसी रिफॉर्म जो था इंडिया के भूमि सुधार का एक पार्ट था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें समझाने का नहीं है कुछ, इसे मैं समझा नहीं रहा, ये सब थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। पहला जो चेयरमैन थे योजना आयोग के कौन थे। तो जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MRS XY इज ग्रेटर देन PX बाई PY। तो क्या होगा, तो अगर MRS XY ग्रेटर देन PX बाई PY होगा तो इसका हो जाएगा कि X को ज़्यादा खरीदेंगे और Y को कम खरीदेंगे। ठीक है, तो मोर एक्स एंड लेस वाई। तो मोर एक्स एंड लेस वाई, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि when the average product of labor APL is maximum then। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर का APL कब मैक्सिमम होगा, जब APL इज इक्वल टू हो जाएगा MPL। ठीक है, क्योंकि APL को जो था, MPL कहाँ काटता है, उसके मैक्सिमम में काटता है, तो दोनों बराबर हो जाता है। तो वहाँ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो और मैक्सिमम में होता है यहीं पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये है मेरा APL और ये है APL को मैक्सिमम में काटा, यहाँ पे मैक्सिमम है ये। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाता है वहाँ पे, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ख़त्म कर देता हूँ आज इसको, इस सीरीज को आज मैं ख़त्म कर देता हूँ। अगला है 50 नंबर पे। 50 नंबर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू केन्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। मतलब केन्स के अनुसार जो था सट्टा की मांग, मुद्रा की सट्टा मांग क्या होती है। तो केन्स के अनुसार जो था सट्टा की मांग मुद्रा की, वो होगा डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगला है, सब थ्योरी है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। इसमें है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए टोटल कॉस्ट, देखिए ये है मेरा टोटल कॉस्ट है ना, और ये है मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये है मेरा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है ये TC है, कौन ई वाला, ये TVC है, और ये है TFC। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए TC बराबर होता है TVC प्लस TFC। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इस फॉर्मूले से ही देखेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि TVC किसके बराबर होगा। ठीक है, तो TVC किसके बराबर होगा, तो TFC के बराबर। तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे TFC, या फिर TC में से TFC को घटाएंगे तो TVC बचता है, और TC में से घटाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए फिर से
यहाँ जब उसके इक्वल होगा तो देखिए टी सी माइनस टी भी सी इक्वल टू होगा टी एफ सी। क्यों? क्योंकि टी सी बराबर होता है टी भी सी प्लस टी एफ सी। तो राइट आंसर क्या होगा? टी एफ सी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से चलते हैं। 9 क्वेश्चन और बच रहा है, 20 मिनट के अंदर में हो जाना चाहिए, मतलब पूरा वीडियो देखते हैं। NSIC का फुल फॉर्म पूछा है, तो NSIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन जो है 53 नंबर है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन एक इनडायरेक्ट टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर जीएसटी होता है। ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह तो सब है, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वन एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल गोल जो था 17 था। ठीक है, तो उसमें से कौन सा एक गोल है उसमें से, जो 17 में से? तो जीरो हंगर एक मेन गोल है उसका, बाकी सब नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको सब लाइन से पढ़ सकते हैं आप लोग, कौन सा गोल है, क्या जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, सस्टेनेबल सिटीजन, इस तरह करके है। ठीक है, अब है 55 नंबर। इन परफेक्ट कंपटीशन इन द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म। मतलब बोल रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का डिमांड कर्व क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का डिमांड कर्व जो होता है वो ऐसे होता है, हॉरिजेंटल टू दी स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल रहता है तो ऐसे होता। ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये आर एम आर सब यही होता है। पी जो पिछला क्वेश्चन में भी हम समझाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 56 नंबर पे चलते हैं। बोल रहा है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी। देखिए नॉर्मल गुड के केस में जो होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, कोई भी रहता है, कोई भी गुड, सब में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है नेगेटिव ही। लेकिन बस यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव की जो बातें आती है वो उसके बलशाली, मतलब वो कितना शक्तिशाली है। जैसे होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, एक होता है। ठीक है, और एक इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट होगा इन्फीरियर में, लेकिन गिफेन में इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तीनों वस्तु को बता दिया। नॉर्मल में होता है नेगेटिव से। ठीक है, तो अगला देखते हैं। 57 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 57 नंबर कह रहा है कि व्हेन ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा गलत है स्टेटमेंट दिया हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो देखिए इसमें से जो होगा फिक्स्ड कॉस्ट जो है पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट होता है, ये गलत है। और हमको क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, तो यही गलत है। फिक्स्ड कॉस्ट इज पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, क्या ये सही है? ये गलत है। ठीक है, नहीं होता है, और गलत पूछ रहा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला में चलिए। अगला 58 नंबर क्या कह रहा है? इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी इज जीरो थ्रू और द डिमांड कर्व विल डिमांड देन द डिमांड कर्व इज। ठीक है, बोल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी इज जीरो। ठीक है, तो क्या होगा? तो जो ऑप्शन का आंसर होगा वो होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला में चलते हैं। क्वेश्चन खत्म। 59 60 दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 59 नंबर देख लीजिए पहले। इन इंडिया द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड इन एवरी। मतलब बोल रहा है कि इंडिया में जो वित्त आयोग है उसका गठन एवरी कितने सालों में था? प्रत्येक कितने वर्ष? तो 5 वर्षों में होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ टेरेटरी और सर्विस सेक्टर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भाग है किसका? तृतीय क्षेत्र का। तो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर का नॉट है, मतलब नहीं है।
सॉरी ये नॉट नहीं भूल गया था, ठीक है। मतलब सर्विस सेक्टर में कौन नहीं आता, बस यही पूछ रहा है। तो सर्विस सेक्टर में बिजनेस आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, बैंकिंग आता है, इंडस्ट्री आता है सेकेंडरी सेक्टर में, इसलिए सी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो आज का वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। मैंने बंगाल पीजीटी के सारे क्वेश्चन का सलूशन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से वॉच कीजिएगा। मैंने जितना हो सका है इसमें जो फैसिलिटी है उसके तहत बताने की, समझाने की उतना किया है। आज का वीडियो में उतना कॉन्सेप्ट वाला नहीं था, सब था इसीलिए, सब था ऑनलाइनर क्वेश्चन, तो उसको मैंने टाइप करते गया, जिसमें था उसको मैंने बताया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा।